नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में आखिरकार में अंतर क्या है दोनों में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, इन दोनों दृष्टिकोणों का अर्थ जान लिया था और उसमें अपन को काफ़ी कुछ चीज़ें हैं ना जो क्लियर हो गई थी। यदि वो वीडियो आपने अच्छी तरीके से देख लिया है ना, तो इस वीडियो में ज़्यादा चिंता लेने की बात नहीं है, काफ़ी कुछ आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में अपन यहाँ से इसका जो अंतर है 5 पॉइंट बना रखे हैं, आपकी बुक में टॉपिक बना रखे हैं, तो 5 अंतर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस राजनीतिक दृष्टिकोण में क्या है, इसमें क्या है, और यहाँ पर अपन देखेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। यहाँ पर प्रतिपादकों के नाम ट्रिक के आधार पर अपन है ना जो देखने वाले हैं। ठीक है, हर दृष्टिकोण का। तो फ्रेंड्स, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देख ले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हो पहला अंतर काल का अंतर, क्योंकि परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण इससे पहले आया था और ये इसके बाद में आया, तो कालक्रम में अंतर तो होगा ना, समय में अंतर तो होगा ना। तो यहाँ पर देखो कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले प्रचलित रहा, ये परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध के पहले प्रचलित रहा। और आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? 1945 में। 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो ये जो टाइम पीरियड रहा ना, पीरियड के बाद में ना जो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हुई थी इतिहास में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट काल माना जा सकता है। तो इससे पहले यानी 1945 से पहले का जो समय रहा राजनीति का, उसको परंपरागत राजनीति दृष्टिकोण के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कालक्रम में अंतर देखोगे तो ये इसके बाद का समय है। ठीक है, क्योंकि ये जो दृष्टिकोण रहा वो बाद में परिवर्तन किस में हो गया? आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण में। तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद और वर्तमान में लोकप्रिय है। ठीक है, तो 1945 के बाद का जो समय रहा उसको अपन है ना जो किस कैटेगरी में रखते हैं, इसमें इस दृष्टिकोण में आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और वर्तमान में है ना, मजे की बात क्या है, वर्तमान में भी ये लोकप्रिय है। वर्तमान में कौन सा दृष्टिकोण चल रहा है? ये आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण चल रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कालक्रम के आधार पर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बना रखा है अध्ययन पद्धति की दृष्टि से अंतर। अध्ययन पद्धति, कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग इसमें किया जाता है, इसमें कौन कौन सी, यानी दोनों में अलग अलग अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। और आप सबको पता है, चाहे इतिहास विषय रहा हो चाहे ज्योग्राफी विषय रहा हो, उसमें अपनी है ना जो अलग अलग अध्ययन पद्धतियाँ रही हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों में है ना जो अध्ययन पद्धतियाँ भी अलग अलग रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो दृष्टिकोण रहा, इसमें है ना जो 3 प्रकार की अध्ययन पद्धतियाँ विशेष रूप से प्रचलित रही। पहली जो अध्ययन पद्धति आप देख रहे हो, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति। इसको आप और खोलोगे समझोगे तो इतिहास शब्द निकलता है इससे। इसमें क्या होता है कि जो इतिहास की जो घटनाएं हैं उनको आधार बनाया जाता है ताकि वो आगे चलकर गलतियां न करें। ठीक है, इस अध्ययन पद्धति में आप देखोगे कि जो इतिहास में जो राजनीतिक घटनाएं हुई हैं उनसे सबक लेकर उनमें जो कमियां रही उनको सुधार कर आगे गलती न हो, सारे के सारे विचारक जो भी इसमें आते हैं वो इन ऐतिहासिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चल तो दार्शनिक अध्ययन पद्धति। दार्शनिक अध्ययन पद्धति में क्या होता है कि इस समय के जो विचारक हैं वो आदर्श सपने देखते हैं। यानी सबसे पहले वो है ना जो इस पद्धति के माध्यम से आदर्श सपने देखते हैं कि राज्य ऐसा होना चाहिए, राज्य में जो राजा होता है उसका ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो जनता की सेवा करे,
जनता के लिए अच्छे कार्य करे, लोक कल्याण के लिए अच्छे कार्य करे। मंत्रिमंडल ऐसा होना चाहिए कि मंत्री जो है ना, जो राजा का हर चीज़ पर है ना जो विचार विमर्श करे, उनको है ना जो परामर्श दे। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं? आदर्श सपने। जैसे प्लेटो आप देखते हो, प्लेटो इसी दृष्टिकोण में आता है। तो इसने रिपब्लिक एक पुस्तक लिखी थी। उस रिपब्लिक पुस्तक में उन्होंने आदर्श राज्य की बात की थी कि एक राज्य है ना जो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसमें एक है ना जो एक सपना देखा जाता है और उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है इस दार्शनिक अध्ययन पद्धति में। तो क्लियर ये आपको सही समझ में आ गया होगा। आगे चलता हूँ। ये जो तुलनात्मक जो अध्ययन पद्धति है, आखिरकार में ये तुलनात्मक अध्ययन पद्धति क्या है? तुलनात्मक पद्धति में क्या होता है कि तुलना की जाती है एक राज्य की जो जो वहाँ की शासन व्यवस्था है उसकी तुलना दूसरे राज्य की जो शासन व्यवस्था है उससे तुलना की जाती है। क्योंकि आप सबको पता है कि एक राज्य की जो शासन व्यवस्था वो दूसरे राज्य से अलग होती है। वहाँ का राजा भी अलग होता है, इधर देखोगे तो यहाँ भी अलग होता है। जैसे वर्तमान स्थिति से कंपैरिजन करो तो भारत की शासन व्यवस्था अलग है, चीन की शासन व्यवस्था अलग है। उसी प्रकार यहाँ पर तुलना की जाती है, यानी यहाँ के विचारक है ना जो एक नगर की तुलना दूसरे नगर से करते हैं। जैसे इसकी शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या किया कि 158 नगरों को चुना और उनके बीच में है ना जो एक नगर की तुलना दूसरे नगर के संविधान से की थी और उचित निष्कर्ष पर पहुंचे थे। ठीक है। पिछली वीडियो में परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण में प्लेटो, अरस्तु और क्या सुकरात, रूसो, ये सारे लोक, ये सारे विद्वान इस दृष्टिकोण में तो आते हैं ना। ठीक है। तो इन 3 अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। मज़े की बात यह है कि ये अमूर्त है। अभी ये अमूर्त क्या होती है? तो आप है ना जो 2 शब्द देखते हो, मूर्त और दूसरा है अमूर्त। ठीक है। ये मूर्त क्या होता है? जो दिखाई दे, जो दिखाई दे। ठीक है, जो दिखाई दे आंखों से। अमूर्त क्या होता है? जो दिखाई नहीं दे, जो दिखाई नहीं दे। तो ये तीनों अध्ययन पद्धतियाँ दिखाई नहीं देती। कैसे? कोई आदर्श सपना आपने देख लिया, अच्छा सपना देख लिया कि मेरे को टीचर बनना है, मेरे को बड़ा वाला टीचर बनना है, विकास देवी कीर्ति सर वाला जैसा वो जो सर पढ़ाते हैं ना वैसा टीचर अपन को बनना है। तो क्या वो दिखाई दे रहा है? क्या वो एक कल्पना है? ठीक है। तो ये दिखाई नहीं देती है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर देखो, इन अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग में, यानी इन अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग में आदर्शों और मूल्यों दोनों पर है ना जो जोर दिया जाता है। यानी ये तीनों अध्ययन पद्धतियों में आप देखोगे तो इन 2 शब्दों पे विशेष उपयोग किया गया है। इसीलिए जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं ना वो अवैज्ञानिक घोषित कर दी गई। मैंने समझा दिया पहले ही कि आदर्श पर जोर दिया जाता, बड़ी बड़ी फैक्ट दी जाती है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, वैसी चीज़ें होनी चाहिए। मूल्य क्या होता है? मूल्य में जो भावनाएं आ जाती है, व्यक्ति की भावनाएं, उसकी इच्छाएं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना जो मूल्य हो जाती, मूल्य कहलाती है व्यक्ति की। ठीक है। तो ये सारे मिलकर है ना जो इसको अवैज्ञानिक घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो एक अंतर और निकल जाएगा, इससे क्या बनेगा? आदर्शवादी। ये विचारधारा कैसी, ये दृष्टिकोण कैसा है? आदर्शवादी दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण यहाँ पर आप पढ़ोगे तो यथार्थवादी है। ठीक है। तो इसको मैं और क्लियर कर दूंगा, परेशानी लेने की बात नहीं है। ठीक है, दिक्कत लेने की बात नहीं। यहाँ पर देखो इसमें क्या पाया जाता है। फिर यहाँ तो हमने देख लिया अध्ययन पद्धतियों को। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग, इसमें है ना जो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमने देखा कि 1945 के बाद में जो समय रहा वो विज्ञान जो था वो नेक्स्ट लेवल तक चला गया था। तो इसमें तो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग ही किया जाएगा। ठीक है। तो इससे विपरीत। ठीक है। अब इसमें अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? सांख्यिकीय, गणितीय और सर्वेक्षणात्मक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों में आप देखते हो कि सबसे पहले जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं जब रिसर्च होती है, तो
फिर उसके बाद में है ना जो उचित निर्णय तक पहुंचा जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो आगे ये जो दृष्टिकोण है वो यथार्थवादी है। अब दो शब्द चलते हैं, यहाँ तो हमने है ना आदर्शवादी बना दिया इसको, यहाँ पर हमने क्या बना दी, यथार्थवादी। तो देखो यहाँ पर इस चीज़ को कैसे समझोगे आप। दो व्यक्ति हैं, एक ये व्यक्ति है, ठीक है, ये दोनों आर्मी की तैयारी करते हैं। ठीक है, जो ये वाला है ना वो बड़ी बड़ी फेंक रहा है कि मैं वो ना जो आर्मी में लगूंगा 100% लगूंगा भाई साहब, और मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं रेस वूस भी पाड़ दूंगा, सब कुछ पाड़ दूंगा। लेकिन ये क्या कर रहा है कि बड़ी बड़ी फेंक रहा है, लेकिन सुबह जब 5 बजे उठने की बारी आती है ना रेस करने की, तो इसकी हवा टाइट हो जाती है। तो ये कैसा है, ये है ना जो आदर्शवादी है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर है। लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति है ना वो इससे विपरीत है। कैसे, ये जो बोलता है ना वो करता है, वास्तविकता से काफ़ी निकट है। इसने बोला कि मैं 5 बजे रेस करने जाऊंगा तो जाऊंगा, यानी जो बोल रहा है वो कर रहा है, ये वास्तविकता के काफ़ी निकट है। तो ये कैसी विचारधारा वाला हो जाएगा, यथार्थवादी विचारधारा वाला। तो दोनों विचारधारा आपको क्लियर ही समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये व्यक्ति है ना वो ये मान लो कि इस दृष्टिकोण में जितने विद्वान आ रहे हैं ना वो सारे के सारे ऐसे हैं। ठीक है, और इस दृष्टिकोण में जितने विद्वान पढ़ोगे वो सारे के सारे है ना जो ऐसे हैं। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया था। इसके बाद में हमने देखा था कि यथार्थवादी है, ठीक है, ये आदर्शों और मूल्यों को नहीं मानता। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें, दोनों शब्दों को है ना जो कट करता है ये सारे के सारे विद्वान। इस दृष्टिकोण में जितने भी विद्वान आएंगे वो इन दोनों चीज़ों को नहीं मानते। ये बड़ी बड़ी फेंकते नहीं है, ये मानव की भावनाओं को यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जहाँ पर वैज्ञानिकता होगी ना वहाँ पर आंकड़े जो होते हैं ना एकत्रित किए जाते हैं रिसर्च के द्वारा, उनको माना जाता है। व्यक्ति की भावनाएं, व्यक्ति की उन सारी चीज़ों को नहीं माना जाता। तो क्लियर हो रहा है। इसीलिए है ना जो ये सारी की सारी जो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ वो इसको वैज्ञानिक बनाती हैं। तो एक अंतर हो जाएगा कि ये जो दृष्टिकोण है वो इसको अवैज्ञानिक बनाता है, ये अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और ये जो दृष्टिकोण है वो कौन सा दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तीसरा अंतर यहाँ पर आप देखोगे अध्ययन क्षेत्र के स्वरूप में अंतर। यहाँ पर हमने अध्ययन पद्धति देखी, लेकिन यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं कि इस दृष्टिकोण में किसका अध्ययन किया जाता है, इस दृष्टिकोण में किसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र होता है उसमें कुछ न कुछ तो अध्ययन किया जाता है ना। तो यहाँ पर देखो ये राज्य का अध्ययन करता है कि आखिरकार में राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य में जो राजा होता है उसका क्या कर्तव्य होता है, मंत्रिमंडल क्या कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पर आप प्लेटो का नाम सुनते हो, पहले ही मैंने बता दिया कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात की। उसमें बताया उन्होंने कि राजा है ना जो लोक कल्याणकारी कार्य करे, जनता के हित में करे, उसको जनता को है ना जो अपनी संतान माने, वो सारी की सारी चीज़ें। शिक्षा के बारे में बोला, लोगों का आर्थिक जीवन कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें एक आदर्श राज्य में उन्होंने बताई। तो राज्य का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर सरकार का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। ठीक है, जैसे मंत्रिमंडल एक राजनीतिक संस्था पर मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल विपरीत है भाई साहब। यहाँ तो है ना जो व्यक्ति को मेन पॉइंट बनाया जा रहा है, व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है, व्यक्ति का अध्ययन, व्यक्ति के किस स्वरूप का अध्ययन किया जा रहा है, राजनीतिक व्यवहार का, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या ये राजनीतिक व्यवहार क्या है, इसको इस प्रकार समझो। जब चुनाव होते हैं तो उसके 2-3 दिन पहले आप देखोगे अपने समाज में कि मंडलियाँ बना लेते हैं लोग कि मेरा उम्मीदवार ये, चर्चा चलती है बड़ी बड़ी, मेरा उम्मीदवार ये है, मेरा उम्मीदवार है भाई, मैं इसको ही वोट दूंगा, यह आदमी अच्छा है, चाहे वो अच्छा हो ही नहीं। तो वो सारी की सारी चीज़ें, वो व्यवहार क्या कहलाया, राजनीतिक व्यवहार, व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार वो कहला रहा है। ठीक है, आप देखते हो कि जब भी चुनाव होते हैं तो रिपोर्टर पहुंच जाते हैं और लोगों की राय जानते हैं कि भाई आप किसको वोट दे रहे हो, आप किसको वोट दे रहे हो, कौन सा उम्मीदवार अच्छा है। तो वो सारा का सारा व्यवहार कैसा है, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार है,
उसको एकत्रित करने का प्रयास इस दृष्टिकोण में किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं चौथा, औपचारिक एवं अनौपचारिक अध्ययन का अंतर। ठीक है, तो ये जो इसमें क्या है कि औपचारिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। औपचारिक क्या होते हैं? जिसमें नियम होते हैं। ठीक है, इस दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं वो सारे के सारे यानी जो नियमों पर चलते हैं। जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया, उसमें उसने निश्चित नियम बना दिए कि राजा है ना ये करेगा तो करेगा, जो मंत्रिमंडल है ना उसका कार्य राजा को परामर्श देना है तो है, जो शिक्षा उन्होंने बना दी वो है तो है। ठीक है, तो नियम को फॉलो करता है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर है ना जो नियम वयम कुछ भी नहीं चलते हैं, अनौपचारिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। नियम क्यों नहीं चलते? यहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं वो बोलेंगे, नियम कुछ भी नहीं चलता। ठीक है, हमने मान लीजिए कोरोना है, उसमें जो डॉक्टर हैं उन्होंने रिसर्च किया, उसकी दवाई बनाई और सबसे पहले कोरोना के सैंपल लिए गए और उसमें देखा गया कि कौन सा वायरस है ये। तो वहाँ पर आप देखें कोई नियम चला क्या? नहीं चला। जो आंकड़े बोले, जो उसके सैंपल बोले कि कौन सा वायरस है, कोरोना वायरस है भाई साहब ये तो रिसर्च सब कुछ बोलती है, नियम वयम कुछ भी नहीं चले। तो इसको क्या बोलते हैं? अनौपचारिक अध्ययन। ठीक है, अब यहाँ पर पांचवा देख लो, प्रामाणिकता एवं निश्चयात्मकता की मात्रा में अंतर। प्रामाणिकता में प्रमाण शब्द निकलेगा, प्रमाण। ठीक है, फैक्ट। निश्चयात्मकता इसमें निश्चित शब्द निकलेगा। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे कि इसमें निश्चितता है या नहीं है, इसमें प्रमाण भी होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रमाण और चीज़ें है ना निश्चित है ना, जो कम है यहाँ पर है लेकिन कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है ना जो प्रामाणिकता ज़्यादा पाई जाएगी, निश्चितता ज़्यादा पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक है ये, और विज्ञान की चीज़ें माइंड की कसौटी पर भी खरी उतरती हैं। आपको पता है ना, सबको पता है ना। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें कैसे उठेंगे? परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के प्रतिपादकों के नाम बताइए, तो ये नाम बता दोगे। आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के प्रतिपादकों के नाम बताइए, तो ये बता देंगे। ठीक है, ट्रिक के आधार पर करने वाले हैं। तो अपन का ट्रिक है, गंगा गिरती है लीली नदी में। ठीक है, तो ये लीली नदी है ना, कोई नदी नहीं है, वैसे मैंने ट्रिक बनाया है। ठीक है, तो इसका गंगा का जो ग अक्षर है ना, इससे क्या बनेगा? ये जो ग है ना इसको अपन गे बना देंगे। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? गेटिल। ठीक है, ये गा है, इससे क्या बनेगा? गार्नर। ठीक है, ये जो गी है इससे क्या बनेगा? गिल क्राइस्ट बनेगा। ठीक है, और ये जो ली है ना इससे क्या बनेगा? लीकोक। ठीक है, ये जो लीली शब्द है इसके लास्ट वाला जो ली है ना, ये जो ली है इससे अपन क्या बनाएंगे? ला। ठीक है, और इस ला से क्या बनेगा? लास्की। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ये इसमें कौन कौन से विद्वान आएंगे ट्रिक के आधार पर देखने वाले हैं। ट्रिक है, कैलाश रोने लगा पिन चुबाने पर। कैलाश के जब किसी ने पिन चुबाया तो वो रोने लगा। ठीक है, पिन चुबाएंगे तो आसानी से रोने लग जाता है कोई भी, आपके कोई चुबाए तो आप रोने लग जाओ। तो यहाँ पर देखो के जो है ना इससे क्या बनेगा? कैटलिन। ठीक है, ला जो है इसमें उससे बनेगा लासवेल। ठीक है, और ये जो रो है इससे क्या बनेगा? रॉबर्ट ए डहेल। ठीक है, पी जो है इसमें उससे पिनोक बनेगा, और ये जो दो विद्वान हैं इसके नाम आप अपने आप ही याद कर लेना, फ्रोमैन और स्मिथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सब कुछ क्लियर ही बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।